हेलो एवरीवन, हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। होपफुली आपने इस वीडियो का पार्ट ए देखा रहेगा। अगर नहीं देखा रहेगा तो मैं इसका लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो का मैं पार्ट बी के रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूँ। पार्ट बी क्या है कि अगर मैं कोई भी मेथड या कोई भी फैक्टर अगर चेंज करता हूँ तो उस केसेस में मैं उसको किस तरीके से अकाउंटिंग करने वाला हूँ। पार्ट ए का लिंक ऊपर हो जाएगा एंड उसके बाद पार्ट सी एंड पार्ट डी इन सबका भी लिंक आपको ऊपर मिलने वाला है। चलिए मैं पार्ट बी के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि बेसिकली डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तीन फैक्टर्स हमने पढ़े हुए थे कि जिस कारण डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो सकता है। पहला चीज है भाई साहब उसका कॉस्ट, दूसरा चीज है उसका एस्टिमेटेड लाइफ, तीसरा चीज है उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 1 2 3 ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन तीनों चीजों के साथ मैं आपको एक और चीज बोल देता हूं जिसके कारण डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो सकता है, वो है डेप्रिसिएशन का मेथड। आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड चूज करते हो उस चक्कर में चेंज हो सकता है। तो मैं उल्टे से चालू करूंगा। देखिए, अगर एसएलएम या डब्ल्यूटीवी इसमें अगर आप कोई भी मेथड चूज करोगे तो उस हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट वेरी करने वाला है। तो सर इसमें क्या हो जाता है, ये आप बोलना क्या चाहते हो? समझिए मैंने 2 या 3 साल मैंने एसएलएम चालू किया, 3 साल के बाद मैंने एसएलएम को यूज किया, एसएलएम के मेथड को यूज किया। 3 साल के बाद मुझे लगता है नहीं बाबा, डब्ल्यूडीबी मेथड वाज मोर बेटर देन एसएलएम मेथड। तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दूं क्या? नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो भी आपने पहले मिस्टेक किया आप उसको चेंज कर सकते हो। सेम वे जैसे आप मेथड को चेंज कर सकते हो, वैसे जो आपका स्क्रैप वैल्यू आपने एस्टिमेट किया था, देखिए आखिर वो एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इन दोनों को आपने एस्टिमेट किया था, क्या इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो। जब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, आप लोग बोले कि सर कॉस्ट में थोड़ी चेंज होने वाला है यार। कॉस्ट जो 10 साल पहले था, 10 साल बाद जिंदगी भर तक कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। यस, कॉस्ट डेफिनेटली सेम रहेगा, बट जो असेट का वैल्यू है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ क्या? ऐसे एक एग्जांपल ले लेते, समझिए आपके पास एक लैंड पकड़ के चलिए, लैंड आपने परचेज की है दादा आदम के जमाने में, तब आपने परचेज की है 100 रुपीज की लैंड। अभी 10 साल बाद, 20 साल बाद नहीं, 100 ईयर्स के बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ वो 100 रुपीज रहेगा क्या उस लैंड का वैल्यू? उसका कॉस्ट अभी भी 100, मैं कॉस्ट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसका वैल्यू 100 नहीं रहने वाला है। उसका वैल्यू क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू समझिए 1 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है, 100 लाख रुपीज चल रहा है। तो क्या मैं उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ क्या? यस। तो इसी इसी चीज में हम बेसिकली चार हमारी चीज है जिसके कारण हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो सकता है। और क्या वो मैं चारों चीजों को चेंज कर सकता हूँ क्या? यस। पहला चीज तो क्या है भाई साहब, उसका कॉस्ट है, कॉस्ट को मैं ऊपर या नीचे वैल्यू कर सकता हूँ। मतलब भाई साहब तो जो भी डब्ल्यूडीवी है मैं उससे ज्यादा कर सकता हूँ या मैं उससे कम कर सकता हूँ। दूसरा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड है तो एस्टिमेट चेंज हो सकता है मेरा, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? यस। सेम गोज फॉर योर स्क्रैप वैल्यू, सेम गोज फॉर योर मेथड्स। तो चलिए अभी चेंज करना, तो ये मैं चेंज कैसे करूँ यार? इसका ना हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने एक थोड़ा सा चीज बोला, क्या बोला है? इट इज अकाउंट इज हैज एन प्रोस्पेक्टिव चेंज। अरे बाप रे यार, ये कौन सा लैंग्वेज हो गया सर? क्या इसका कोई सिंपल सा इजी सा लैंग्वेज निकलता है क्या? यस डेफिनेटली। आपको मैं ये चीज बोल देता हूँ, फॉरगेट द पास्ट बट रेक्टिफाई योर फ्यूचर। इसकी इस लाइन के बोलने का मतलब क्या है? फॉरगेट योर पास्ट बट रेक्टिफाई योर फ्यूचर। फ्यूचर को रेक्टिफाई करना है, पास्ट को भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब इससे पहले आपने जो भी सत्यानाश किया है वह, बट हेंस फॉरवर्ड इसके आगे आपको कोई भी चीज गलत नहीं करनी है। तो मतलब समझिए मुझे एक्स डेट पे समझ में आ जाता है, मैंने एसेट परचेज किया, थोड़े टाइम के बाद मुझे समझ में आ जाता है कि यार आई हैव डन अ मिस्टेक। तो उसके आगे से हैंस फॉरवर्ड आपको वो मिस्टेक कंटिन्यू नहीं करनी है, उसको उस मिस्टेक को वहां पे फुल स्टॉप लगा लीजिए एंड उस चीज को रेक्टिफाई कर लीजिए। चलिए मैं इसको फिर एन एग्जांपल समझा देता हूँ। समझिए 2017 में मैंने एक असेट परचेज किया। अगर मैं असेट परचेज करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा भाई साहब? का एस्टिमेटेड लाइफ रहेगा, स्क्रैप वैल्यू रहेगा, मेथड रहेगा, सब चीजें रहेगी। ये चीज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़े सालों बाद, कुछ समय बाद अगर मैं ये 2021 में आ जाता हूँ, कुछ समय बाद 2021 में आ जाता हूँ। भाई 2021 में ना
भाई साहब का यहाँ मुझे मेथड चेंज करना है, या ये जो 1 2 3 फैक्टर्स है, इन तीनों फैक्टर्स में से कोई चीज मुझे चेंज करनी है। तो आपको मैंने बोला था कि क्या हम ये चीज चेंज कर सकते हैं क्या? यस। देखिए, आपने यहाँ पे जो भी मेथड किया था, यहाँ पे क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? सबसे पहली चीज है यस, मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ। क्यों? देखिए, हमने एक चीज बोली थी कि पापा जो भी पास्ट में हो उसको भूल जाइए, बट अपने फ्यूचर को रेक्टिफाई कीजिए। तो यहाँ पे आपने समझिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स समझा था, कुछ साल के बाद समझा कि पापा उसका ओवरऑल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स। तो मेरे से मिस्टेक हो गया, तो क्या हुआ? नो वरीज, मिस्टेक हो गई, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हैंड्स फॉर मिस्टेक नहीं करनी है। ओके सर। तो इसको ना थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। हमने क्या बोला कि जो भी पास्ट में किया था उसको भूल जाओ, बट हैंड्स फॉरवर्ड फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से अकाउंटिंग करने वाले। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग कैलकुलेट करने वाले WDV हैज ऑन 2021। देखिए, 2017 में आपने कॉस्ट किया था, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से होगा? ये जो आपका लाइफ है विच इज 10 ईयर्स, इसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आफ्टर 3 4 ईयर्स मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भाई साहब का WDV निकालने वाला हूँ। 2021 में जो भाई साहब का WDV है, उसके बाद मैं उसको रेक्टिफाई करने वाला हूँ। रेक्टिफाई कैसे करूंगा? 2021 में जो उस भाई साहब का रिमेनिंग WDV है, उसको मैं रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ से मैं डिवाइड करने वाला हूँ और मैं कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। तो मुझे रिवाइज डेप्रिसिएशन आएगा। तो 2021 के बाद मैं रिवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। इससे पहले जो भी हुआ सो हो गया, भूल जाओ उसको। हैंड्स फॉरवर्ड में ऐसी मिस्टेक नहीं करने वाला। सेम चीज, सेम लॉजिक को अगर मैं ध्यान में रखता कि समझिए, अगर मैंने लाइफ चेंज कर दी, कॉस्ट चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया, स्क्रैप वैल्यू चेंज कर दिया, तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले पास्ट को भूल जाइए। तो मुझे क्या करना है, जिस ईयर में भी मुझे चेंज करना है उस ईयर में मुझे ओपनिंग WDV निकालना पड़ेगा। ओपनिंग WDV निकाल लिया, उसके बाद में लेस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिवाइज यूजफुल लाइफ करके मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप जिस मेथड से चाहिए उस मेथड से आप चेंज कर सकते हो। बस यही चीज करनी है। यस, सिंपल सा चीज है। हमें क्या करना है? हमें पास्ट को भूल जाना है, फ्यूचर को रेक्टिफाई करना है। तो फ्यूचर को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ओपनिंग WDV निकालना पड़ेगा। एक बार आपका ओपनिंग WDV निकल जाता है, उसके बाद आप रिवाइज इससे कर लीजिए, आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, इसको विद एन एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। मैं एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। चलिए, हम इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। मशीनरी कॉस्टिंग 6 lakhs इज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM अज्यूमिंग 10 years ऑफ वर्किंग लाइफ एंड नील रेसिडुअल वैल्यू। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई साहब का कॉस्ट कितना है? भाई साहब का कॉस्ट है 6 लाख रुपीज, यूजफुल लाइफ है 10 years, स्क्रैप वैल्यू कितना है? स्क्रैप वैल्यू यहाँ रेसिडुअल वैल्यू है हमारा 0। बस ये तीन चीजें हैं। हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं SLM लिख लेता हूँ। तो मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है? कॉस्ट विच इज 6 lakhs, कॉस्ट विच इज 6 lakhs लेस residual value which comes to 0, agreed, which comes to 0, divided by your useful life which comes to 10 years, which comes to 10 years। चलिए, ये तीनों चीजें हो गई क्या? यस, ये तीनों चीजें हो गई। अभी आगे क्या करना है? आगे हम निकाल लेते हैं मेरा पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है। पर ईयर मेरा डेप्रिसिएशन आने वाला है 60,000। सिंपल सा चीज है। मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ लेता हूँ। अभी क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बोलता है कि देखिए, machinery costing 6 lakhs, depreciation 10 years, assuming 10 years working life and residual for 3 years. The estimate of the remaining useful life after the third year was reassessed at 5 years. तो उन्होंने क्या बोला कि निकल आफ्टर 3 years, निकल आफ्टर 3 years जो ये यूजफुल लाइफ है
वो 5 years होगी। आफ्टर 3 years वी रीअसिस्टेड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मतलब बची हुई यूजफुल लाइफ विल बी 5 years। चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास टोटल कितना था, टोटल था 10 years। इसमें से 3 साल के बाद तो मतलब 3 years में माइनस कर लेता हूँ, -3 years। तो मेरे लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बचेगी, आपके लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बचेगी 7 years। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि निकल 7 years शुड नॉट बी कंसिडर, 5 years शुड बी कंसिडर इंस्टेड ऑफ 7 years। तो मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकालता हूँ आप ये देख लीजिए। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के केस में मैं क्या करूंगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा जो भी मैंने यूज किया, तो जो बचा रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा रिमेनिंग रहेगा। तो रिमेनिंग लाइफ मेरा 7 years है। बट ये लोग क्या बोलते हैं, हमने रीअसिस्ट किया है, तो रीअसिस्ट करने के बाद आपका रिमेनिंग लाइफ होना चाहिए 5 years इंस्टेड ऑफ 7 years। तो उस केसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपने कब रीअसिस्ट किया, आफ्टर 3 years मैंने रीअसिस्ट किया। तो 3 years के बाद भाई साहब का WDV कितना रहेगा, WDV एट द एंड ऑफ 3rd year, क्योंकि ये 3 years के एंड में ये चीजें रीअसिस्ट हुई। तो मैं उस केसेस में मैं क्या करने वाला हूँ, 6,60,000 इज माई डेप्रिसिएशन पर ईयर फॉर 3 years। कितना रहेगा, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ टोटल कॉस्ट which comes to 6 lakh less 3 years का depreciation which comes to 60,000 into 3, 1,80,000। तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा, अगर आप यहां पे देखते हो, मेरा बैलेंस WTV बच जाता है 4,20,000। तो हमने सबसे पहले स्टेप निकालिया, ओपनिंग WTV निकालिया। अभी हमको क्या बोला गया था कि ओपनिंग WTV के बाद रिवाइज इसके साथ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं वापस रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट WTV कितना है मेरा, 4,20,000 है। अभी रेसिडुअल वैल्यूज के लिए इन्होंने कुछ बोला नहीं है, मतलब जीरो ही रहने वाला है, लेस जीरो। अभी डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जो होगा हमारा, हमारा यूजफुल लाइफ क्या होने वाला है इस बार 7 years नहीं होने वाला, इस बार 5 years होने वाला है, क्योंकि हमने रीअसिस्ट करके 5 years कर दिया है उसको। 5 years में लिख लेता हूँ। तो बेसिकली मेरा रिवाइज WTV कितना होगा, 4,20,000 डिवाइड बाय 5 which comes to 84,000। तो 4th year onwards मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 1st year से लेके 3rd year तक मेरा डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है, which will be 60,000 per year। 4th year onwards, तो 4th से लेके देखिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मेरा 5 years होने वाला है। तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो 4th से लेके 8th तक मेरा डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होना चाहिए, 84,000 पर ईयर। तो आपको समझा है, जो भी पास्ट है वो वैसा ही रहने वाला है, बट हमारा जो फ्यूचर है उसको हम चेंज करने वाले हैं। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं और एक और समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, अभी क्वेश्चन नंबर 10 को एड्रेस कर लेते हैं। ये सब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, Anshul commenced business on 1st of January 2011 when they purchased a plant and equipment for 7 lakh. They adopted a policy of charging depreciation at the rate 15% per annum on WDV, and over the years they purchased the following additional plant and machinery. 1st January 2012, 1st January 2015, 150 and 2 lakh rupees. On 1st of January 2015, it was decided to change the method and rate of depreciation to the straight line basis. On this date, remaining useful life was reassessed as 6 years for all the assets purchased before 1st of January 2015 and 10 years for the assets purchased on 1st of January 2015। तो प्लीज एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में रिमेनिंग लाइफ बोला जाता है या टोटल लाइफ बोला जाता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि आपने जो भी खर्चा किया उसको भूल जाइए, हैंड्स फॉरवर्ड आपके पास इतना ही पैसा बचा हुआ है, तो दिस इज योर रिमेनिंग लाइफ।
मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि बाबा पहले जो भी यूज किया उसको भूल जाओ, बट इसके बाद सिर्फ इतना ही यूजफुल लाइफ बचने वाला है। तो मतलब सिर्फ 6 ईयर्स ही बचने वाला है इस डेट ऑनवर्ड से। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आपने 10 ईयर्स अज्यूम किया था, अभी मैं उसको रीअसिस्ट करके 8 ईयर्स अज्यूम करता हूँ, तो आपको आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आप कैसे निकालोगे? 8 ईयर्स लेस अभी तक आपने जितना भी यूज किया वो आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहेगा। क्वेश्चन में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दिया है या नहीं दिया है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ एंड समझ लेता हूँ इस चीज को। Calculate the चलिए, on 1st of January 2015 it was decided to change the method and the rate to SLM. On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st of January 2015 and 10 years for the assets purchased on 1st of January 2015 with no scrap value. Calculate the difference in depreciation to be adjusted in the PPE account for the year ended 31st of December 2015. ये चीजें हमें बोली गई। तो बेसिकली यहाँ पे 3 असेट्स के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ। एक तो इसको मैं 3 असेट्स को नाम दे दूंगा, एक तो मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। तो तीनों असेट्स को एक बार हम एड्रेस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स। यहाँ पे से हम मशीनरी 1 का कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मशीनरी 2 पे आ जाएंगे, फिर मशीनरी 3 पे आ जाएंगे। सबसे पहले मशीनरी 1 को आपने परचेज कब किया है? मैंने परचेज किया 1st ऑफ जनवरी। मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ, हमारा डेट होने वाला है 1st ऑफ जनवरी 2011 को मैंने मशीनरी को परचेज किया है। कितने में मशीनरी को परचेज किया? आपने परचेज किया 7 लाख रुपीस में। अभी इसके बाद आप देख सकते हो तो 15% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। कब मेरा मूड चेंज हुआ है आप अगर देख सकते हो तो मेरा मूड चेंज हुआ था 1st ऑफ जनवरी 2015। तो 1st ऑफ जनवरी 2015 आने से पहले आप नॉर्मली ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो, क्योंकि जब आपका मूड चेंज हुआ है उसके बाद ही आप रिवाइज करने वाले हो। जब तक आपका मूड चेंज नहीं हुआ था, जब तक आपका मेथड चेंज नहीं हुआ था, मूड मेथड दोनों एक ही है बाबा, जब तक आपका मेथड चेंज नहीं हुआ था तब तक कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर आप देखते हो तो 15% डब्ल्यूडीवी बेसिस पे है, तो यहाँ पे मैं इसका 15% निकाल देता हूँ। कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ, दिस विल बी माय डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी कब की रहने वाली? ये रहेगी 1st ऑफ जनवरी की। अगर मैं आपको बोलता हूँ 1st ऑफ जन 2012 की ये भाई साहब डब्ल्यूडीवी रहेगी। वापस मैं सेम चीज रिपीट करने वाला हूँ, वापस मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला हूँ। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा इस बार? मैं 89,250। वापस मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरा कितना आंसर आने वाला है। अगर आप देखते हो तो दिस विल बी माय डब्ल्यूडीवी ऑन जनवरी 2013। जनवरी 2013 वापस सेम प्रोसीजर विच इज अगेन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे 15% माइनस करने वाला हूँ विच कम्स टू 75,863 मैं बेटा, which comes to 4,29,888। This will be my WDV again। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनवरी 14। अभी जनवरी 14 के बाद जनवरी 15 तक आपको पुराना वाला मेथड ही यूज करना, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं वापस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा एंड वापस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी मेरा जनवरी 2015 को भाई साहब मेरा डब्ल्यूडीवी क्या है? 365,404। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि निखिल हैंड्स फॉरवर्ड आपको क्या करना है? 1st ऑफ जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स आपको डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करके एसएलएम पे लेके आना है। और आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होने वाला है? 6 ईयर्स। प्लीज अब इस चीज को क्वेश्चन में एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं। On 1st of January 2015, it was decided to change the method and rate of depreciation to the straight line basis. On this date, the remaining useful life was assisted as 6 years for all the assets purchased before 1st of January 2016। तो इसके बाद भाई साहब का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होने वाला है? 6 ईयर्स। प्लीज यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में लिख लेता हूं, कितना होने वाला है? 6 ईयर्स।
और रेसिडुअल वैल्यू कितना होने वाला है, जिसको आप स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हो, विच कम्स टू 0। तो चलिए मैं अभी एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा फॉर द ईयर 31st ऑफ जनवरी 2015 से लेके 31st ऑफ दिसंबर 2015 तक। एसएलएम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैं वापस लिख लेता हूँ, विच कम्स टू कॉस्ट लेस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा, देखिए अभी कॉस्ट के जगह पे ना मैं WDV लेने वाला हूँ, सिर्फ एक चीज का फर्क होने वाला है, मेरा स्क्रैप वैल्यू 0 है और मेरा जो यूजफुल लाइफ है वो भाई साहब अभी कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, प्लीज एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 6 ईयर्स है मेरा, होगी कितना है 6 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरा कितना डेप्रिसिएशन आएगा, दिस डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स comes to 60,901. This is my revised depreciation. This is my revised depreciation. जो मैंने मशीनरी 1 के लिए किया है सेम चीज मैं मशीनरी 2 के लिए रिपीट करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे मैं मशीनरी 2 के लिए सेम चीज रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, परचेज मैंने कब किया है भाई साहब से, मैंने परचेज किया हुआ था 1st ऑफ जनवरी 2012 को 1,50,000 का। कब परचेज किया है, 1st ऑफ जनवरी 2012 को मैंने परचेज किया था, कितना 1,50,000 का। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद सेम चीज SLMWD ये मेथड फॉर्मूला और कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चलिए फर्स्ट ईयर मैंने 15%, फिर मेरा WDV आ गया, फिर अगेन 15% मेरा वापस WDV आ गया, अगेन 15% मेरा वापस WDV आ गया। ये मेरा WDV रहने वाला है 1st ऑफ जनवरी 2015 को। जैसे मैंने मशीनरी 1 के लिए कैलकुलेट किया था सेम चीज मैं मशीनरी 2 के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने परचेज किया, परचेज करने के बाद मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन रहने वाला है बस। चलिए मैं कितने पे आ गया, 92,000 पे। यहाँ पे भी मैं वही चीज लिखने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि अभी इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना होने वाला है। इसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, स्क्रैप वैल्यू इस भाई साहब का 0 होने वाला है। SLM का फॉर्मूला हमें मालूम है, मैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरा रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ, 92,000 लेस 0, तो 92,000 ही आएगा, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स, 6 ईयर्स। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, विच कम्स टू 9, दिस डिवाइडेड बाय 6, मेरा आंसर आ जाता है 15,353। दिस इज माय रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन फॉर माय मशीनरी 2। चलिए अभी मैं मशीनरी 3 की बात कर लेता हूँ। मशीनरी 3 कब मैंने परचेज किया, ये आपने परचेज ही किया 1st ऑफ जनवरी 2015 को, तो यहाँ पे तो कोई WDV वाला सीन है ही नहीं, डायरेक्टली हम SLM पे डेप्रिशिएट करने वाले। तो मशीनरी 3 की जब मैं बात करता हूँ वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालने वाले हैं। भाई साहब का वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपीस, स्क्रैप वैल्यू भाई साहब का 0 है। अभी मैं डिवाइड बाय 6 नहीं करने वाला, मैं डिवाइड बाय 10 करने वाला, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो मशीनरी आपने 1st ऑफ जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स परचेज की उसका ये क्या बोलते हैं यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 10 कम्स टू 20,000 रुपीज। एग्रीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए तो मैं अभी इसका भाई साहब का क्या कर लेता हूँ, हम एक अकाउंट बना लेते हैं एंड उसमें ये तीनों चीजें कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट एंड सेम चीज मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि निकल 31st ऑफ दिसंबर को कितना क्या होने वाला है, प्लीज आप ये कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूँ 1st ऑफ जनवरी को, 1st ऑफ जनवरी 2015 को ओपनिंग बैलेंस कितना रहने वाला है।
तो टू ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा? ये मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 का मैं WTV ले लेता हूँ, विच इज 365,404 प्लस 92,119 विच कम्स टू 457,523। उसके बाद मैंने परचेज भी किया है एक मशीनरी, तो यहाँ पे मैं टू बैंक लिख लेता हूँ। कितने की मशीनरी मैंने परचेज की है? 2 लाख रुपीज की। और उसके बाद डेप्रिसिएशन की जब बात आती है तो डेप्रिसिएशन हमें मालूम है हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 31st ऑफ डिसम्बर 15 को मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया। यहाँ पे मैं बाय डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ। अमाउंट देखिए, हमारे 3 अमाउंट्स रहने वाले हैं। फर्स्ट तो मशीनरी 1 का रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना है? 60,901। मशीनरी 2 का रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना है? 15,353। एंड मशीनरी 3 का रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। तो टोटल मेरा डेप्रिसिएशन आ जाता है 96,000। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 657 माइनस 96,254। दिस विल बी माई रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस। इजी सा सम था। तो देखिए, किसी भी चीज में अगर आपका कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो क्या करना है? समझिए आपने 1 जनवरी 2016 को फैक्टर चेंज किया। अज्यूम करते एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। 1 जनवरी 2016 को मैंने फैक्टर चेंज किया या कोई भी मेथड चेंज किया, उससे उस दिन की आप ओपनिंग WTV निकाल लीजिए। उसके बाद जो भी फैक्टर वेक्टर जो भी चीज चेंज की उस हिसाब से रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, खत्म। काफी इजी तरीका है हैंडल करने का, कुछ नहीं है इस चीज में। होपफुली आपको ये चीज समझी रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। पार्ट सी एंड पार्ट डी ऊपर लिंक लगी हुई है, प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा। रिवैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमारे लिए समझने में भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।